तीसरा मुझे लगता है एनर्जी होगी। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ तक कि इलन मस्क ने भी अपने इंटरव्यू में निखिल के साथ कहा कि एनर्जी नई करेंसी है। मुख्य बात रिस्क प्रोफाइलिंग की है, जो हमें करनी होती है। अब जहाँ क्लाइंट्स रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो वहाँ हम AIF की सलाह देते हैं, लेकिन अन्यथा म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छे हैं। मेरा मतलब है, शुरुआत करने के लिए हम हमेशा यही सलाह देंगे कि म्यूचुअल फंड्स में जाएं। नमस्कार, स्वागत है मार्केट पिलर अनकवर में। यह एक एजुकेशनल सीरीज है जहां हम आपको पावरफुल इंसाइट्स देते हैं उन लीडर्स से जो इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप कर रहे हैं। आज हमारे साथ उद्योग के अनुभवी श्री राजनीश मेहान प्रूडेंट एसेट में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी इलुस्ट्रियस है। वे IIM अहमदाबाद, ISB और MET के एलुमनस हैं और पहले मोतीलाल ओसवाल जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं। प्रूडेंट एसेट पिछले 19 सालों से मार्केट को सक्सेसफुली सर्व कर रहा है और नावी मुंबई में बेस्ड एक AMFI और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड और PMS डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कंपनी गर्व से रीजन के लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में शामिल है और H&IS of अल्ट्रा H&I क्लाइंट्स को मैनेज करती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटेशन को सपोर्ट करने वाली बेस्पॉक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने में स्पेशलाइज करती है। इस एपिसोड में हम PMS और AIF फंडामेंटल्स, सिलेक्शन स्ट्रेटजीज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस, इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक और फ्यूचर को शेप करने वाले हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज पर बात करेंगे। रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट पिलर अनकवर्ड में आपका स्वागत है। इस अवसर के लिए धन्यवाद। तो चलिए सीधे बिजनेस पर आते हैं और इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस पर व्यूज काफी मिक्स्ड हैं। करेंसी कहाँ है, इन्फ्लेशन फिगर्स, ओवरऑल स्लो डाउन थोड़ा दिख रहा है और साथ ही टैरिफ और ट्रेड की वरीज, इन सब को लेकर कई चैलेंजेस हैं और दूसरी ओर हमारे पास कुछ पहलुओं और सकारात्मक संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आप किस पक्ष में हैं? मुझे लगता है कि अल्पकालिक रूप से हाँ, हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मुझे लगता है कि 2030 तक हम करीब 6.5 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करेंगे। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। जो थोड़ा स्लो डाउन हम देख रहे हैं और जो रुपये की प्रॉब्लम है वह टैरिफ्स और FII सेलिंग के चलते है, जो जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर पीरियड में इंडियन इकोनॉमी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ कर रहे हैं और कंजम्पशन सेक्टर एक बड़ा बूस्ट देगा। सरकार काफ़ी खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI योजनाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने GST दरों में भी कटौती की है। मुझे लगता है कि इससे कंजम्पशन में इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगले 1 से 1.5 साल में 8वें पे कमीशन आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये भी कंजम्पशन को बूस्ट देगा। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो क्योंकि आप इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कई सेक्टर्स इकोनॉमी से क्लोजली लिंक्ड हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं, तो क्या यही आपकी प्रेफरेंस होगी? देखिए, मैं कहूँगा कि टॉप 3 क्षेत्रों में सबसे पहले BFSI होगा। आप जानते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन अभी बस शुरू हुआ है। अगर आप नंबर्स देखें तो हमारे पास सिर्फ 6 करोड़ यूनिक अकाउंट्स हैं और ये संख्या बढ़ने वाली है। GST कट के साथ क्रेडिट की डिमांड बढ़ने वाली है, जिससे बैंकों को फायदा होगा। इंटरेस्ट रेट कट के साथ NBFC को फायदा मिलेगा। इंडिया में कई बिलियनियर्स बन रहे हैं और कई स्टार्टअप आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कंजम्पशन भी बढ़ेगा। वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, तो AMC बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ये सिर्फ मेरी राय है। हम म्यूचुअल फंड्स में 4 से 5% पेनिट्रेशन रखते हैं। आप तुलना करें तो अमेरिका में ये 55% है, तो वहाँ अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ये अन्य मार्केट की तुलना में इतना एक्सपेंसिव नहीं है, उचित है। तो ये एक सेक्टर है। ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा महत्वपूर्ण कंजम्पशन है। ठीक है। और खासकर डिस्क्रेशनरी, क्योंकि डिस्क्रेशनरी इनकम बढ़ने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, GST कट के साथ कंजम्पशन की मांग बढ़ने वाली है और पे कमीशन के साथ आप जानते हैं बहुत सारी डिमांड आने वाली है। तो मुझे लगता है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन बहुत अच्छा करेगा। और तीसरा मुझे लगता है एनर्जी होगी। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ तक कि एलन मस्क भी
अपने निखिल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एनर्जी ही नई करेंसी है। देखिए, इस पीढ़ी को अगर आप देखें तो हर कोई अपने फ़ोन पर है, तो वे बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करने वाले हैं। और चाहे वह एआई हो, चाहे वह रोबोटिक्स हो, या कोई भी नई तकनीकें जो आ रही हैं, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। रेन्यूएबल्स एनर्जी बहुत अच्छा करेगी, डेटा सेंटर्स भी बहुत अच्छा करेंगे, ग्रीन एनर्जी, सोलर भी, जैसे कि हमारा 2032 तक का लक्ष्य है, मुझे लगता है 500 गीगावाट का है, ठीक है। तो सोलर में बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी क्षेत्र कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिख रहा है, सही है। और तीसरा, मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वीएफएस, ठीक है। यह दिलचस्प है। और प्रूडेंट एसेट के बारे में क्या राय है? क्या आप दर्शकों को समझा सकते हैं कि आपकी कुछ प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं और आगे क्या योजनाएं हैं? देखिए, प्रूडेंट एसेट आप जानते हैं, हम 20 साल पुरानी कंपनी है। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमएस और एआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। और हम, आप जानते हैं, मुख्य रूप से क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो संभालते हैं और उन्हें लंबी अवधि के निवेशों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और अगर आप हमारे क्लाइंट्स को देखें तो जो क्लाइंट्स 20 साल पहले हमारे साथ जुड़े थे, वे आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत को देखा है। सही है। और हमारे संस्थापक जैसे सुनील गुप्ता, जो 20 साल से इस व्यवसाय में हैं, वे, उनका मूल मंत्र है कि आपको पैसे को निवेश न करने देना चाहिए। आप जानते हैं, जो भी हम यहाँ व्यापार से कमा रहे हैं, वह सब वे व्यापार में ही निवेश कर रहे हैं, ठीक है। वे ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनका खुद का पोर्टफोलियो देखें तो वह 1 करोड़ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम बिजनेस में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास लगभग 7 ब्रांच है, ठीक है। 5 न्यू बॉम्बे में, हमारे पास पुणे और जम्मू में भी है, सही है। तो हमारा मुख्य फोकस ये है कि हाँ, आप जानते हैं कि हम देखते हैं कि क्लाइंट की प्रोफाइल क्या है, उसके आधार पर हम उनके लिए अलग अलग एसेट क्लासेस की सिफारिश करते हैं जो उपलब्ध हैं। हम उनके लिए डाइवर्सिफिकेशंस भी करते हैं। हमने पीएमएस लाइसेंस के लिए भी अप्लाइड किया है और हम मैन्युफैक्चरर भी बनेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं, जहां कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सिर्फ 2-3 क्लिक में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी रोमांचक चीजें लाइन में हैं। जो लोग पीएमएस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्या आप समझा सकते हैं कि यह वास्तव में क्या है और किस तरह के निवेशकों के लिए यह उपयुक्त है? देखिए, पीएमएस एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जोखिम लेना चाहते हैं और बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। पीएमएस मूल रूप से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट साइज 50 लाख रुपये है। तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वही व्यक्ति इस प्रोडक्ट को देख सकता है जो जोखिम उठा सकता है। अभी पीएमएस क्या करता है कि ये एक कस्टमाइज्ड प्रकार का पोर्टफोलियो होता है। तो इसमें 2-3 प्रकार होते हैं, जैसे कि डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी। तो होता यह है कि ये क्लाइंट की प्रोफाइल के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक म्यूचुअल फंड में कई सारे निवेशक होते हैं और उन सभी को यूनिट्स अलॉट की जाती है, तो पोर्टफोलियो सभी के लिए एक जैसा ही रहता है। जबकि कोई भी पीएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस व्यक्ति के अनुसार, उसकी प्रोफाइल के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को कोई खास सेक्टर पसंद नहीं है, या धार्मिक कारणों से भी वह सिगरेट या शराब आधारित किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए भी पोर्टफोलियो को कस्टमाइज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न के हिसाब से देखें तो कुछ पीएम्स ने म्यूचुअल फंड्स की तुलना में बेहतर रिटर्न भी दिए हैं लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आपको कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है, जहां आप अपने पोर्टफोलियो में अपनी पसंद के स्टॉक्स चाहते हैं। और अब फिर से माफ कीजिए, आपके डीमैट अकाउंट में, तो पीएमएस में क्या होता है कि स्टॉक्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, सही है, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स मिलती हैं। तो आप पीएमएस में ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और मुझे लगता है कि यही इसकी खासियत है। आप जानते हैं, हम एआईएफ्स के बारे में काफी सुनते हैं, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सरलता से समझा सकें कि इसका असल मतलब क्या है और एआईएफ्स के लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, एआईएफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल इसकी ग्रोथ लगभग 80% थी। अभी फिलहाल ये इंडस्ट्री करीब 13 लाख करोड़ की है। अगर आप देखें तो एआईएफ म्यूचुअल फंड जैसा ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ एलोकेशन का न्यूनतम 1 करोड़ है। एआईएफ का फायदा ये है कि इसमें आप अलग अलग रणनीतियों पर काम कर सकते हैं, है ना। जबकि म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं ये बहुत साधारण होता है, आपको स्टॉक्स या डेट खरीदने होते हैं। आप जानते हैं मल्टी एसेट में आप गोल्ड भी जोड़ सकते हैं, हाँ, और सिल्वर कमोडिटीज, लेकिन आप पोर्टफोलियो को हेज नहीं कर सकते, आप शॉर्ट नहीं जा सकते। अब एआईएफ में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। तो एआईएफ के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कैटेगरी 1, 2, 3,
म्यूचुअल फंड्स में आपके पास प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की सुविधा नहीं होती, आपके पास वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप फर्म्स, प्री लिस्टिंग्स में निवेश करने की सुविधा नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें AIF में की जा सकती हैं और AIF आपको रियल एस्टेट में निवेश करने का भी मौका देता है। REITs भी उपलब्ध हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। AIF में आपको एक बास्केट मिल सकता है। अब जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, जैसा कि मैंने कहा, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि आजकल लोग HNIs डाइवर्सिफिकेशन की तलाश में हैं। तो वे अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग बास्केट्स चाहते हैं। और मुख्य बात यह है कि जब वे AIF में निवेश करते हैं तो क्लाइंट प्रोफाइल भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक जोखिम भरा उत्पाद है क्योंकि वे जोखिम लेंगे, वे शॉर्ट साइड पर भी एक्सपोजर लेंगे। सही है। तो अगर आप जाएं, मान लीजिए मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए जब आप AIF में निवेश करते हैं तो क्लाइंट प्रोफाइलिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन इन्वेस्टर्स के बारे में क्या जो नहीं जानते कि उन्हें MFS, AIFS, PMS में क्या देखना चाहिए? कौन कौन से क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने चाहिए? कौन सा रिस्क प्रोफाइल आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है? देखिए, सबसे मुख्य बात है रिस्क प्रोफाइलिंग, जो हमें करनी होती है, जिसमें देखना होता है कि क्लाइंट्स कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो वहाँ हम AIF की सलाह देते हैं, लेकिन अन्यथा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे हैं। मेरा मतलब है, शुरुआत करने के लिए हम हमेशा यही सलाह देंगे कि म्यूचुअल फंड्स में जाएं। ठीक है। और फिर अगर क्लाइंट का प्रोफाइल ऐसा है कि वो किसी और प्रोडक्ट को भी आजमाना चाहता है तो हम AIF भी दे सकते हैं। अब PMS, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कस्टमाइज्ड चीज़ है। कई अच्छे फंड मैनेजर्स आप जानते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने अपने खुद के PMS और AIF शुरू किए हैं। अगर क्लाइंट को एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो चाहिए और वे बेहतर रिटर्न्स चाहते हैं तो हम उन्हें PMS लेने की सलाह देते हैं, AIF भी। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स की तुलना करें, मेरा मतलब है रिटर्न्स के हिसाब से देखें, तो PMS, AIF और म्यूचुअल फंड ये सब लगभग बराबर हैं। मेरा मतलब है, जाहिर है कुछ 3-4 फंड्स होंगे जो PMS और AIF में म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बाकी मामलों में रिटर्न्स अलग अलग होते हैं। तो यह सब क्लाइंट की प्रोफाइल पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं और उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट देना है। ठीक है, ये काफी उचित है। और अब अगर कोई पहली बार निवेश कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? निवेश के मामले में उसकी चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? 3 महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहले इन्वेस्टिंग शुरू करें और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर जब मार्केट्स गिरते हैं तो वे पैनिक कर जाते हैं और गलत समय पर एग्जिट कर लेते हैं। इसलिए एक बात यह है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग की पावर को भी देख सकें। क्योंकि उदाहरण के लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स आपको और भी अधिक लाभ देता है। इसीलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स से आपको लगातार अधिक यूनिट्स मिलती रहती हैं। जब बाजार पलटते हैं तो आप उन यूनिट्स की संख्या पर और अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक बात है, नियमित रूप से निवेश करना। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें, क्योंकि होता ये है कि खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है वे शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, तो वे ऑप्शन, फ्यूचर्स, ऑप्शन आदि में निवेश करना चाहते हैं और यहाँ तक कि ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक नए निवेशक के लिए ये कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप निवेश करें। लॉन्गर टर्म के लिए आपको लॉन्गर टर्म व्यू रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, रिटर्नर्स मार्केट्स में पेशेंट के साथ बैठने से ही बनते हैं। ये ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है। हाँ। ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा। और तीसरी बात ये है कि आपको हमेशा, आप जानते हैं, सही तरीके से एसेट एलोकेशन करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक एसेट क्लास में जाइए और वह एसेट क्लास परफॉर्म ना करे तो आपको नुकसान होने की टेंडेंसी होती है और आप पैनिक कर जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हैं, हमेशा के लिए जब मार्केट्स अक्टूबर 2024 में पीक कर रहे थे तो हमने सोचा कि अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को मल्टी एसेट्स में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उन्हें गोल्ड आदि का एक्सपोजर भी मिल सके, तो आपके पोर्टफोलियो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए क्लाइंट की प्रोफाइल के अनुसार आपको हमेशा अपनी एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई लानी चाहिए। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये ना बहुत बहुत जरूरी है। जरूर। आपका करियर कितना शानदार रहा है। क्या आपकी जर्नी में कोई की टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं? क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? मेरा मतलब है, मेरे करियर की शुरुआत ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रही है, मैं यही कहूँगा। देखिए, मैं चंडीगढ़ और एक छोटे शहर से आता हूँ। मेरे बहुत से चाचा, मेरे पिताजी के भाई और खुद पिताजी को ये सब शेयर बाजार में निवेश करते थे। तो इसी तरह मुझे शेयर बाजार में इंटरेस्ट आया और वे हमेशा मुझे यह दिखाया करते थे। मैंने ITC के 100 या 200 शेयर खरीदे थे और अब वे 32,000 हो गए हैं।
तो उनकी कुछ हज़ार की इन्वेस्टमेंट अब करोड़ों में बदल गई है। इसीलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट आया और मैं हमेशा बॉम्बे स्टॉक मार्केट्स में काम करना चाहता था, क्योंकि यही इसका केंद्र था। और मेरा हमेशा यही विचार था कि मैं किसी अच्छी कंपनी में जाऊं जहां मैं सीख सकूं। और फिर अपने MBA के दौरान मुझे एक प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मेरी मार्गदर्शना की और उन्होंने मुझे ये करने के लिए कहा। उनके पास मोतीलाल ओसवाल में कुछ संपर्क थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। तो मैंने वहाँ अपनी इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप के बाद मैंने MBA पूरा करने के बाद उनसे मिलने गया और वहाँ कोई दूसरा डिपार्टमेंट था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि उस समय ये सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ हुई। बाकी इतिहास है। मोतीलाल ओसवाल में प्रवेश पाना, जो आप जानते हैं उस समय भी वह एक टॉप कंपनी थी, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि जर्नी अच्छी रही है। और जाहिर है मैंने अलग अलग कंपनियों में काम किया है और काफ़ी ग्रोथ देखा है, तो वही मुख्य टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और आपके काम के अलावा हमें अपने हॉबीज के बारे में बताइए। हॉबीज, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे, आप जानते हैं, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। टीवी पर इन सभी बड़े इन्वेस्टर्स को देखना वास्तव में पसंद है। और अब आप खुद को भी देख सकते हैं। हाँ, तो मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ। अब बात यह है कि देखिए वॉरेन बफेट ने क्या कहा, सबसे अच्छा इन्वेस्ट जो आप कर सकते हैं वो खुद में है। जब भी मुझे खाली समय मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को देखने और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा जब भी मुझे समय मिलता है मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, कुछ सीरीज देखता हूँ और ट्रैवलिंग करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। आज हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश। आपका पर्सपेक्टिव सुनकर अच्छा लगा। धन्यवाद। ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार किया है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस एपिसोड में बस इतना ही। मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया के लीडिंग मार्केट वॉइसेस के साथ और भी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए अगली बार तक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें और इन्फॉर्म्ड रहें।